हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ओसीजी। ओसीजी प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इस प्रोसीजर की फुल फॉर्म है ओरल कोलिसिस्टोग्राफी। ओरल कोलिसिस्टोग्राफी की अगर बात हम करें तो इसके अंदर पे हमारे पास में जो प्रोसीजर किया जाएगा वो हमारे पास में होगा गॉल ब्लैडर का प्रोसीजर। आपने पढ़ा होगा एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी एपरेटस, मतलब कि हमारे पास में जहाँ पे बाइल जूस आता है, जैसे हमारा बाइल सिस्टम, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास में बाइल डक्ट्स होती है जिसमें आपको बाइल डक्ट देखने को मिलेगी। वहां पे पेपिला ऑफ वेटर से हमारे पास में स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ये हमारे सिस्टिक डक्ट होती है जो गॉल ब्लैडर में जाती है, कॉमन बाइल डक्ट होती है, हिपैटिक डक्ट होती है। तो ये हमारे पास में इनका काम होता है कि जो हमारा बाइल सिक्रीट होता है लीवर के अंदर पे, उसको ये हमारे पास में एक्सक्रीट करती है लीवर से किसके अंदर पे, इंटेस्टाइन के अंदर पे। किसके अंदर पे? इंटेस्टाइन के अंदर पे। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा लीवर क्या करेगा, सिक्रीट करेगा बाइल को, उसके बाद में हिपैटिक डक्ट्स, कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट से वो जाएगा हमारे पास किसमें, गॉल ब्लैडर में, और उसके बाद में स्टिमुलेशन होगा, वो गॉल ब्लैडर से दोबारा वो हमारी बाइल डक्ट में आएगा, और उसके बाद में वो हमारा पेपिला ऑफ वेटर से होते हुए वो हमारा ड्यूडेनम में चला जाएगा, मतलब इंटेस्टाइन में चले जाएगा। तो ये एक्सक्रीशन होता है हमारा बाइल्स का। किसका होता है? एक्सक्रीशन होता है बाइल्स का। इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पे आज हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके अंदर पे हम देखने वाले हैं कि हमारे पास में अगर किसी के गॉल ब्लैडर के अंदर पे कोई एबनॉर्मलिटी हो तो उसको देखने के लिए हमारा ओसीजी प्रोसीजर किया जाता है। और ये जो प्रोसीजर है इसका मतलब है, ये हम ओसीजी का मतलब है, ओ से आ रहा है यहाँ पे ओरल, मतलब जो कंट्रास्ट हम ये यहाँ देंगे वो हमारा ओरल कंट्रास्ट होगा। अभी तक आप सबने देखा होगा हमारे पास में जो ओरल कंट्रास्ट दिया जाता था वो हमने बेरियम के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम यहाँ पे एक और कंट्रास्ट पढ़ेंगे जो हमारा ओरली हम दे सकते हैं और जो हमारा एक्सक्रीट भी होता है हमारा लीवर के थ्रू। तो यही हमारे पास में हमारा प्रोसीजर है जिसके अंदर पे हम क्या करेंगे कि प्रोसीजर होगा हमारा कौन सा, ओसीजी प्रोसीजर, ओरल कोलिसिस्टोग्राफी हमारे पास में प्रोसीजर है। और ये जो प्रोसीजर होगा हमारा ये किसके लिए होगा, गॉल ब्लैडर के लिए होगा, मतलब कोई भी एबनॉर्मलिटी हमारे पास में गॉल ब्लैडर के लिए होगी, जैसे कि स्टोन हो सकता है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है गॉल ब्लैडर की एबनॉर्मलिटीज को चेक करने के लिए ये कंट्रास्ट किया जाता है। और ये जो कंट्रास्ट हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा पेशेंट के अंदर वो थ्रू द माउथ होगा, और ये जो हमारा कंट्रास्ट होगा ये एक्सक्रीट होगा बाय द लीवर। कहां से एक्सक्रीट होगा? लीवर के थ्रू ये हमारी बॉडी से क्या होगा, ये हमारे पास में जो एक्सक्रीट होगा ये क्या होगा, एक्सक्रीट होगा हमारे लीवर से, उसके बाद में कॉमन बाइल डक्ट से ये हमारे पास में फिर इंटेस्टाइन के अंदर पे एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमारा प्रोसीजर करने का एक मेथड होगा, और इस प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कब परफॉर्म किया जाएगा, वो सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंडिकेशन की, तो इसका सबसे पहला इंडिकेशन आता है कोलिसिस्टाइटिस। ये हमारे पास में कोलिसिस्टाइटिस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर पे इन्फ्लामेशन का हो जाना। अगर किसी को गॉल ब्लैडर के अंदर पे इन्फ्लामेशन है तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ओसीजी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसको कोलीलायथायसिस अगर कोई कंडीशन पेशेंट को है, मतलब के पेशेंट के जीबी के अंदर पे स्टोन है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी को नियोप्लाज्म, मतलब कि हमारे पास में कोई एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मैलिग्नेंट बिनाइन, तो उसके अंदर पे भी हम उसको चेक करने के लिए ओसीजी प्रोसीजर कर सकते हैं। या फिर बाइल डक्ट के अंदर पे स्टेनोसिस हो जाए, क्या हो जाए, जो हमारी डक्ट है जिसके हमने अभी बात करी, बाइल डक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, हिपैटिक डक्ट, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट, अगर उसके अंदर पे नैरोइंग आ जाए, स्टेनोसिस हो जाए, नैरोइंग आ जाए, तो उसके लिए भी हम ओसीजी प्रोसीजर कर सकते हैं। या फिर हमारे पास में और अदर कोई एबनॉर्मलिटीज हो गॉल ब्लैडर के अंदर पे, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में होती है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है पेशेंट को बहुत सारी, तो वो एनोमोलिस के बारे में, तो वो हमारे पास में क्या हो सकती है, वो हम यहाँ पे इसके लिए, इसको चेक करने के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कब हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। तो अगर किसी को कंट्रास्ट हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब कि कंट्रास्ट से अगर किसी को एलर्जी है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट का ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। या फिर किसी को सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है,
आप सबको पता है प्रेगनेंसी में हमारे पास में एक्सरे परफॉर्म ही नहीं किया जाएगा, और अगर एक्सरे परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में हिपेटोसेलुलर डिजीज अगर किसी पेशेंट को है तो वो भी हम नहीं कर सकते, जिसके अंदर पे लीवर सिरोसिस कार्सिनोमा अगर पेशेंट को हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर हेपेटाइटिस हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन पेशेंट को है तो हम उस कंडीशन में पेशेंट को प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट को रीनल इंपेयरमेंट हो, रीनल इंपेयरमेंट का मतलब है किडनी फेलियर, मतलब कि आपकी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, जो वेस्ट हमारी बॉडी का है उसको अच्छे से रिमूव नहीं कर रही है, तब भी हमारे पास में ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जाएगा। अब हम यहां पे देख लेते हैं कि हमारे पास में जो पेशेंट है ये ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो इक्विपमेंट्स के अंदर पे हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक्सरे मशीन होनी चाहिए विद फ्लोरोस्कोपी यूनिट, और स्पोर्ट फिल्म डिवाइस हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। देखो एक्चुअली इस प्रोसीजर के अंदर इतना स्पोर्ट फिल्मिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें रैपिड कोई एक्सरे तो लेना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास में जो फ्लोरोस्कोपी हो वो स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के साथ में हो तो हमें कभी आवश्यकता पड़ सकती है, तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो कंट्रास्ट हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कंट्रास्ट हमारे पास में ओरल कंट्रास्ट मीडिया होना चाहिए और रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है। और ये जो कंट्रास्ट मीडिया यहाँ पे हम यूज करेंगे आज, ये कंट्रास्ट हम यहाँ पे टैबलेट की फॉर्म में यूज करेंगे। देखो अभी तक हमने पेशेंट को जो कंट्रास्ट दिया है वो हमने इंट्रावेनसली कंट्रास्ट दिया है, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में आयोडीनेटेड कंट्रास्ट था। उसके बाद में हमने पेशेंट को सस्पेंशन बना के दिया, वो भी हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, उसकी हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी थी, जो है लो डेंसिटी, हम जैसे भी रखना चाहते थे उसे हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते थे, वो भी हमारे पास में यहाँ पे लिक्विड डेंसिटी में कंट्रास्ट था वो हमारे पास में। लेकिन आज जो कंट्रास्ट हम यूज कर रहे हैं ये हमारे पास में टैबलेट फॉर्म में है। किस में है, टैबलेट फॉर्म में है, और ये हमारे पास में ऐसी टैबलेट है जिनका एक्सक्रीशन होता है हमारा लीवर से। कहां से एक्सक्रीशन होता है, लीवर से। और ये जो हमारे पास में टैबलेट्स आती है, ये टैबलेट्स हमारे पास में आयोपानोइक एसिड होती है। क्या होती है, आयोपानोइक एसिड होती है, जो हमारी ब्रांड नेम से आती है बिलोप्टीन के नाम से और टेलीपैक के नाम से। किसके नाम से, टेलीपैक है। ये हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, बिलोप्टीन कैप्सूल हमारे पास में सोडियम आयोपाडेट के नाम से हमें मिल सकती है। ये देखो इसके नीचे पे यहाँ पे सोडियम आयोपाडेट करके क्या लिखा है, नाम इसका लिखा हुआ है, और या फिर आप इसको बिलोप्टीन कैप्सूल के नाम से भी इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में है कंट्रास्ट मीडिया, जिस कंट्रास्ट मीडिया को हम क्या करने वाले हैं, एज अ टैबलेट फॉर्म में यूज करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में जब हमारा प्रोसीजर चल रहा होगा, कंटिन्यूटी में प्रोसीजर चल रहा होगा, तो उस टाइम पे हमारे पास में हमें 100 ग्राम फैट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 100 ग्राम फैट की। तो हम यहाँ पे बटर को यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बटर को यूज कर सकते हैं, और इसकी भी क्वांटिटी के कितने ml, कितने ग्राम में हमारे पास कितना फैट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारी चीजों को आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप जो है 100 ग्राम बटर या आप यूज कर लीजिए, 100 ग्राम बटर यूज कर लीजिए, तो आपको उसके अंदर पे क्या मिल जाएगा, एक अच्छी क्वांटिटी का जो है आपको फैट उसमें मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपकी स्टडी के अंदर पे। वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो फैट मिल की आवश्यकता हमें पड़ेगी, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसीजर, जब हमारा प्रोसीजर चल रहा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन हमें, मतलब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारे पास में रिव्यूड करी जाएगी बाय द रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट इसको पढ़ेगा, क्योंकि हमें हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए। तो हमारे पास में जो है एब्डोमेन एक्सरे की रिपोर्ट हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ब्लड यूरिया पेशेंट का होना चाहिए। क्यों हम इसको रखते हैं, आप सबको पता है, ब्लड सीरम क्रेटिनिन हमें पेशेंट, क्योंकि हम यहाँ आयोडीनेटेड कंट्रास्ट पेशेंट दे रहे हैं, तो हमारे पास में ये क्रेटिनिन का जो है ये हमारे पास में रिक्वायरमेंट जितनी हमें चाहिए उतना ही हमारे पास में, और ये आप सबको पता है कि हमारे फीमेल में कितनी चाहिए, मेल में कितनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इन्वेस्टिगेशन है, जो हमें इस प्रोसीजर को करने से पहले चाहिए होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें पेशेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा इस प्रोसीजर के लिए, तो हम पेशेंट को सबसे पहले बोलेंगे कि आपको 2 दिन से, मतलब पेशेंट 2 दिन से कोई भी फैट खाना नहीं खाएगा जिसके अंदर पे फैट होगा, ठीक है। फैट फ्री डाइट खानी है पेशेंट को 2 दिन से,
ठीक है, मतलब जैसे आपका प्रोसीजर 2 दिन के बाद होगा तो आपके 2 दिन से पहले कोई भी ऐसा खाना नहीं खाए जिसके अंदर पे फैट हो, ठीक है। और उसके बाद में हम पेशेंट को ये करेंगे कि आपको जो पानी भी पीना है वो भी आपका क्लियर लिक्विड ड्रिंक हो, मतलब कि आपके पास में कोई भी आप ऐसी डाइट मतलब कोई भी ऐसी ड्रिंक ना आप पिए जिसके अंदर पे फैट मौजूद हो, ठीक है। तो वो ऐसी ड्रिंक कोई भी नहीं पिएगा, ठीक है। वो जो भी खाएगा जैसा भी खाएगा, होता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो है लिक्विड खाना खा रहे हैं लेकिन लिक्विड खाना में भी फैट होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज खानी है जिसके अंदर पे बिल्कुल भी फैट नहीं होगा, ठीक है। और ये आपको 2 दिन से स्टार्ट कर देना है। उसके बाद में इन द इवनिंग प्रियर टू द एग्जामिनेशन, मतलब जैसे आपके पास में कल आपका सुबह मॉर्निंग में प्रोसीजर है तो आज शाम को आप क्या करोगे, पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू 6 पिल्स, मतलब जो हमने टैबलेट्स ली है वो 6 टैबलेट हम पेशेंट को बोलेंगे 1 पिल एवरी आवर, मतलब एक घंटे के गैप में 6 टैबलेट पेशेंट को खानी है। अच्छा देखो मैं इसका एक तरीका बता देता हूं हम इसको कैसे सजेस्ट करेंगे। 6 टैबलेट हमने पेशेंट को देनी है और 6 टैबलेट को हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको इसे एक घंटे तक खानी है। और पेशेंट हमारा इस तरीके से इसको खाएगा कि हमारे पास में जो पेशेंट ने टैबलेट खा रखी है और उसके लास्ट टैबलेट जो खाई है और प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले कम से कम हमारे पास में उसके बीच में 4 से 6 घंटे का गैप हो। कितना हो, 4 से 6 घंटे का। देखो हमने जैसे कल सुबह मॉर्निंग में पेशेंट का एक्सरे या प्रोसीजर अप्लाई करना है तो आज इवनिंग में हमने बोला उसे खाने को बोल दिया हर 6 घंटे मतलब सॉरी 1 घंटे में 6 टैबलेट खानी है, तो 6 घंटे में पेशेंट वो टैबलेट खा देगा। अब हमारे पास में जो लास्ट टैबलेट पेशेंट ने खाई है उसके बाद से लेके जब हम उसका प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बीच में 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पेशेंट की फास्टिंग की भी रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है, पेशेंट की फास्टिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है हमें 6 से 8 घंटे हमने यहाँ लिखा है, लेकिन कम से कम हमारे पास में 4 to 6 आवर हमारे पास में पेशेंट क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, फास्टिंग पे होना चाहिए, जिसको हम एनपीओ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एनपीओ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अगर उसकी बॉडी पे कोई भी मेटेलिक चीज है या मेटेलिक ऑब्जेक्ट है वो सारा का सारा अपने घर पे रिमूव करके आए, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट ये हमारी पेशेंट की प्रिपरेशन हो जाती है। अब पेशेंट हमारे पास में आता है एग्जामिनेशन के लिए। ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करेंगे। जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है, टेक्नोलॉजिस्ट का सबसे पहला काम होता है कि वो प्रोसीजर जो है पेशेंट को क्या करे, पूरा एक्सप्लेन करे और उसके बाद में उससे एक रिटन कंसेंट भरवा ले जो कि हमारे पास में एक अथॉरिटी हो जाएगी कि पेशेंट इस परमिशन को हमें दे देता है प्रोसीजर करने के लिए। उसके बाद में हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने जो कपड़े हैं उसको रिमूव कर दे और हॉस्पिटल के गाउन को पेशेंट पहन लेगा। फिर हम पेशेंट को प्लेस करेंगे प्रोन पोजीशन में और प्रोन पोजीशन में प्लेस करने के बाद हम उसकी यहाँ पे एक ले लेंगे स्काउट फिल्म, जिसको हम प्रीलिमिनरी फिल्म कहते हैं, एग्जामिन फिल्म कहते हैं, स्टडी फिल्म कहते हैं या प्लेन फिल्म कहते हैं। और ये हमारे पास में जब हमारी स्काउट फिल्म आ जाती है इसके अंदर पे हम क्या कर लेते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हम इसके अंदर पे देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में हमारा हो गया एग्जामिनेशन वाले दिन का। अब हम प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास में जो हमने स्काउट फिल्म ली है, क्या ली है, स्काउट फिल्म हमने यहाँ पे पेशेंट की ली है, ठीक है। अच्छा ये दो चीजें हैं हमारे पास में। हमने सबसे पहली चीज ये देखनी है कि अगर स्काउट फिल्म के अंदर पे हमें सारी रिक्वायरमेंट मिल गई, जो जो हमें चाहिए था, उसमें हमें पेशेंट की जो प्रिपरेशन हमने करी थी वो प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो वहां पे हम उस पेशेंट को प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, हमें गॉल ब्लैडर के अंदर पे जो हमारा कंट्रास्ट है वो अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो उस प्रोसीजर को हम क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। और पोस्टपोन करने के बाद हम पेशेंट को क्या करेंगे, डबल डोज के लिए पेशेंट को दे देंगे कि अब आप जाओ और नेक्स्ट डे फिर आप 6 टैबलेट और लो, उसके बाद में आप नेक्स्ट डे हमारे पास में आना। तो यहां पे पेशेंट की डबल डोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल डोज हो जाएगी। अगर हमारे पास में हमें पहले ही दिन
गॉल ब्लैडर के अंदर पे अच्छे से हमें सारी चीजें दिख जाती है तो हम उस प्रोसीजर को कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन अगर नहीं दिखता है तो हमारा जो प्रोसीजर होगा वो क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। और पोस्टपोन होने के बाद हम पेशेंट को नेक्स्ट डे के लिए बोल देंगे और पेशेंट को बोल देंगे कि वो डबल डोज वहां पे कंट्रास्ट मीडिया की ले, मतलब कि फिर जाके 6 टैबलेट। अच्छा, यहाँ पे डबल डोज से पेशेंट जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये डबल डोज का क्या मतलब है। बुक्स के अंदर पे डबल डोज करके लिखा है। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास में पहली डोज तो हमने पेशेंट को तब दे दी थी जब हमारे पास में पेशेंट ने सबसे पहले, अब ये हमने उसको फिर दोबारा से 6 टैबलेट लेने को बोला है। ऐसा नहीं कि अब हम वो 12 टैबलेट लेके आएगा कि पिछली बार उसे 6 टैबलेट से नहीं आया था, इस बार उसको क्या होगा कि 12 टैबलेट से आ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उसको इस बार सिर्फ 6 ही टैबलेट लेनी है, 12 टैबलेट नहीं लेनी है। तो ये हमारे पास में डबल डोज कंट्रास्ट मीडिया हो जाएगा। उसके बाद में अगर हमें दिख जाता है तो मतलब विजुअलाइज अच्छा हो जाता है तो हम कंटिन्यू कर देते हैं अपने प्रोसीजर को। और फिर हमने क्या करना है, आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ द कंट्रास्ट फील्ड इन गॉल ब्लैडर हमें अच्छे से दिख जाएगा। मतलब कि हमारे पास में जब हमारी स्काउट फिल्म में हमें सब कुछ अच्छे से दिख गया, अब हम पेशेंट को यहाँ पे और फैट दे देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, और फैट पेशेंट को खाने के लिए दे देंगे, बटर या फैटी मील जो भी है हमारे पास में पेशेंट को हम दे देंगे। अच्छा, इसके अंदर पे मैंने आपको बताया कि हमारा 100 ग्राम फैट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, हाँ 100 ग्राम फैट। ठीक है, तो इसके लिए हमने बटर यूज करा या फिर हम चॉकलेट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है। इसके लिए अगर हम डार्क चॉकलेट की बात करें, अगर हमारे पास में डार्क चॉकलेट है तो डार्क चॉकलेट अगर हम बात करें तो हमारे पास में अगर एक चॉकलेट की हम बात करें जिसमें 100 ग्राम की एक चॉकलेट है, तो अगर हम उसके अंदर पे देखें तो 43 ग्राम समथिंग कुछ चॉकलेट्स का आता है। वो आप रेशियो देख सकते हैं, आप उसके लिए बटर यूज करें ज़्यादा बेटर है, जो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बटर इंसान पूरा ऐसे नहीं खा सकता है, चॉकलेट्स आराम से खा सकता है, इसलिए मैं एक आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। उसके बाद में आपने क्या करना है, फिर आपके पास में जैसे ही आपने फैटी बटर पेशेंट को दे दिया, फैटी मील दे दिया, बटर दे दिया, उसके बाद में फिर क्या होगा, जो फैट होगा वो आपका क्या होगा, स्टिमुलेट होगा गॉल ब्लैडर के अंदर पे और कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर के बाद, मतलब आपके पास में क्या होगा, एक आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद पेशेंट का आप क्या करोगे, एक पेशेंट को पोजिशनेट करोगे राइट एंटीरियर ऑब्लिक के अंदर। कौन सी पोजीशन के अंदर, राइट एंटीरियर ऑब्लिक के पोजीशन के अंदर पे। और उसके बाद में एक रेडियोग्राफ आप लेंगे जिसमें अपर एब्डोमेन आप उसके अंदर पे देखोगे और उसके अंदर पे आपको गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे से इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ गॉल ब्लैडर के अंदर पे आपको बहुत अच्छे से उसका क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर का जो आपको फंक्शन है वो बहुत अच्छे से इवेल्युएट हो जाएगा। उसके बाद में आप बहुत सारे फिल्में उसमें ले सकते हो, जैसे प्रोन पोजीशन में आप ले सकते हो, जैसे कि आप बोलोगे पेशेंट को राइट एंटीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, इरेक्ट पोजीशन में पेशेंट को ले सकते हो। उसके बाद में आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में ले जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी सेवरल पिक्चर्स आप यहाँ पे ले सकते हो। राइट लेटरल डिक्यूपिटस पोजीशन में आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन में आप ले सकते हो, राइट लेटरल डिक्यूपिटस पोजीशन में ले सकते हो फिल्में। उसके बाद में राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन में भी आप ले सकते हो और लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन के भी आप क्या कर सकते हो, आप इसकी एक्सरे फिल्म ले सकते हो। उसके बाद में अगर आप चाहो तो आपको रिकमेंडेड किया जाता है जो ऑब्लिक पोजीशंस होती है, उस ऑब्लिक पोजीशन में आपको जो गॉल ब्लैडर की फिल्में है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी, तो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि हमारे पास में ये जो प्रोसीजर होता है इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को डायरिया हो सकता है, उसमें स्टमक में क्रैम्पिंग आ सकती है, माइल्ड स्किन रैशेस हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके बाद आफ्टर केयर की अगर हम बात करें तो हम आफ्टर केयर में पेशेंट को सिर्फ यही बोलेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे आपका जो कंट्रास्ट है वो कंट्रास्ट जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। तो ये हमारे पास में हमारा एक प्रोसीजर है, ये छोटा सा प्रोसीजर है। अब तो ये बहुत कम जगहों पे होता है और मुझे लगता है अब ये प्रोसीजर हमारा शायद बंद हो चुका है। रीज़न ये है कि ये प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता था इसको परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इस प्रोसीजर को अब करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमारा एक प्रोसीजर है जिसका नाम है ओसीजी प्रोसीजर और इसको हम इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट प्रोसीजर होता है हमारा किसके अंदर, जो हमारा कोलिंजियोग्राफी का प्रोसीजर है, मतलब कि हमारी बाइल डक्ट्स का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहला प्रोसीजर यही किया जाता है। और जब ये प्रोसीजर हमारा परफॉर्म नहीं किया जाता है, इसकी जगह पे दूसरा प्रोसीजर आता है जिसको आईवीसी प्रोसीजर कहा जाता है, आईवीसी इंट्रावेनस कोलिंजियोग्राफी प्रोसीजर। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।